खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में गहराई तक जाएंगे जो आज हम सबकी जिंदगी का एक तरह से हिस्सा है। नेटफ्लिक्स। जी, मगर हम इसके आज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बिल्कुल इब्तिदाई, कच्ची पक्की और शायद थोड़ी पागलपन भरी शुरुआत की बात करेंगे। और हमारी ये सारी गुफ्तगू मार्क रैंडोल्फ की किताब दैट विल नेवर वर्क पर मबनी है। आप जानते हैं, वो नेटफ्लिक्स के शरीक पानी और पहले सीईओ थे। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम ये खोजना चाहते हैं कि कैसे एक ऐसा आइडिया जिसे एक माहिर ने साफ साफ कह दिया था कि ये कभी नहीं चलेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी तफरीही कंपनियों में से एक बन गया। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। ये जो एक मशहूर तस्वुर है कि हर बड़ी कंपनी किसी एक ज़हीन, रोशन ख्याल लम्हे की पैदावार होती है। जी, यूरेका मोमेंट। हाँ, वही। तो क्या नेटफ्लिक्स के साथ वाकई ऐसा ही हुआ था? क्या मार्क रेंडोल्फ और रेड हेस्टिंग्स एक दिन बैठे थे और अचानक उनके जहन में नेटफ्लिक्स का ख्याल बिजली की तरह कौंधा? यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किताब के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई एक रोशन ख्याल लम्हा था ही नहीं। अच्छा। जी, 1997 के शुरू में जब रैंडोल्फ और हेस्टिंग्स एक साथ काम पर जाते थे, तो उनकी कारपूल एक चलता फिरता आइडियाज का तूफान होती थी। वो हर तरह के अजीब व गरीब ख्यालात पर बहस करते थे। जैसे कि मुझे कुछ मिसालें जाननी है। अच्छा, एक ख्याल था अपनी मर्जी के मुताबिक बेसबॉल बैट बनाने का। बेसबॉल बैट? जी, आप ऑनलाइन जाएं, अपनी पसंद की लकड़ी, वजन और रंग मुंतखब करें और वो बैट आपके घर पहुंच जाए। वाह। एक और ख्याल था जाती नौयत का शैम्पू बजरिया डाक भेजने का। एक मिनट, जाती शैम्पू और बेसबॉल बैट? यानी नेटफ्लिक्स का आगाज इन ख्यालात से हो रहा था। ये तो आजकल के बिजनेस मॉडल्स लग रहे हैं। बिल्कुल। और रीड हेस्टिंग्स वो जो है वो ज्यादा मंतकी और डेटा पर मबनी सोच रखते थे। सही। तो वो फौरन उन ख्यालात में खामियां निकाल देते। वो कहते, बेसबॉल बैट को हर गाहक के लिए अलग अलग बनाने में कितना खर्च आएगा, या शैम्पू को भेजने का खर्च उसकी कीमत से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये कि वो हर आइडिया को फौरन रद्द कर देते थे। रद्द नहीं, परखते थे। तो यहाँ सुनने वालों के लिए पहला बड़ा सबक ये है कि किसी एक जादुई ख्याल का इंतजार ना करें, बल्कि 10 छोटे छोटे ख्यालात लेकर उन्हें फौरन आजमाना शुरू कर दें। उनमें से शायद कोई एक काम कर जाए। ये अमल वो जो है उस कामिल ख्याल के इंतजार से कहीं ज्यादा अहम है। ठीक है। तो अगर ये कोई रोशन ख्याल नहीं था, तो ये सफर वीएचएस टेप से डीवीडी तक कैसे पहुंचा? क्योंकि वीडियो रेंटल का ख्याल तो जहन में आया होगा। आया था, लेकिन इसमें भी एक मसला था। किताब बताती है कि मार्क रैंडोल्फ अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से बेजार थे और कुछ अपना करना चाहते थे। जी, उन्होंने अपने वालिद की मिसाल दी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनके वालिद एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें असली खुशी अपने तहखाने में भाप से चलने वाली छोटी ट्रेनें बनाकर मिलती थी। तो इसी तरह की तख्लीकी बेचैनी रैंडोल्फ में भी थी। अच्छा। तो उन्होंने और उनकी छोटी सी टीम ने पहले वीएचएस टेप को डाक के जरिए किराए पर देने का सोचा। और ये क्यों काम नहीं किया? ये तो सीधा साधा लगता है। जरा सोचे, एक वीएचएस कैसेट का वजन ही कितना होता था? तकरीबन 250 ग्राम। और वो काफी बड़ी भी थी। ओह हाँ। उसे भेजने का खर्च ही इतना आ जाता था कि किराए की रकम उसमें गुम हो जाती, और ऊपर से वो नाजुक भी होती थी, रास्ते में टूटने का खतरा अलग। तो ये मॉडल शुरू होने से पहले ही नाकाबिले अमल था। और फिर डीवीडी आई, यहाँ से कहानी बदलती है। बिल्कुल। डीवीडी उस वक्त अमेरिका में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी, और इसी दौरान रेड हेस्टिंग्स ने गुस्से में जिक्र किया कि उन्हें एक फिल्म की कैसेट देर से वापस करने पर $40 का जुर्माना भरना पड़ा। $40? जी, $40। ये एक जाती तकलीफ थी। रैंडोल्फ ने इन दोनों बातों को जोड़ा। एक तरफ मार्केट में एक तकलीफ, यानी लेट फीस, और दूसरी तरफ एक नया टेक्निकी हल, यानी डीवीडी। तो डीवीडी ने मसला कैसे हल किया? वो भी तो एक डिस्क की थी। लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ थी। एक डीवीडी का वजन 16 ग्राम से भी कम था, और वो एक आम लिफाफे में आ जाती थी। यही वो छोटी सी तफसील थी जिसने सब कुछ बदल दिया। सही। लेकिन ये अब भी सिर्फ एक ख्याल था, इसे आजमाना बाकी था। तो 1997 के मौसम गर्मा में उन्होंने एक बहुत ही सादा, तकरीबन बचकाना टेस्ट किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक म्यूजिक सीडी खरीदी। एक मिनट, सीडी? डीवीडी नहीं?
जी, सीडी, क्योंकि डीवीडी उस वक्त इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं थी। तो उन्होंने एक सीडी खरीदी, उसे एक लिफाफे में डाला और इसे डाक के जरिए रीड हेस्टिंग्स के सेंटा क्रूज वाले घर पर भेज दिया। क्या वाकई? सिर्फ एक सीडी डाक में भेजकर उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अरबों डॉलर का आइडिया है? ये सुनने में बहुत ज्यादा ही सादा लगता है। बिल्कुल शक था, लेकिन जब सीडी अगले दिन बिल्कुल सही सलामत पहुंच गई तो ये उस बात का सबूत था कि उनका बुनियादी तसव्वुर मुमकिन था। यानी एक पतली डिस्क को सस्ते और महफूज तरीके से डाक के जरिए भेजा जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई पेचीदा मार्केट रिसर्च नहीं थी। ये एक अमली हकीकी दुनिया का टेस्ट था, जिसकी कीमत $1 से भी कम थी। यही उनका यूरेका लम्हा था, लेकिन ये किसी ख्याल का नहीं, बल्कि एक कामयाब तजुर्बे का लम्हा था। ठीक है, ये सीडी वाला टेस्ट तो कामयाब हो गया, लेकिन एक ख्याल को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ एक कामयाब टेस्ट काफी नहीं होता। उसके लिए लोग चाहिए, पैसा चाहिए। ये सब कहाँ से आया, खास तौर पर जब आपके पास कोई दफ्तर तक न हो? आपने सही पकड़ा। किताब में इस दौर को बैंड को इकट्ठा करना कहा गया है। यानी एक म्यूजिक बैंड की तरह। जी, इनकी इब्तदाई टीम की मीटिंग्स किसी शीशे वाले दफ्तर में नहीं, बल्कि होबीज नामी एक मकामी डिनर में पैनकेक्स और कॉफी पर होती थी। वाह, मतलब दुनिया को बदलने वाली कंपनी का मंसूबा नाश्ते की मेज पर बन रहा था। बिल्कुल, सब लोग अपनी दिन की नौकरियां कर रहे थे और फारिग वक्त में इस नए मंसूबे पर काम करते थे। तो उन्हें किस किस्म के लोगों की जरूरत थी? देखें, उन्हें एक CFO की जरूरत थी, यानी एक ऐसा शख्स जो माली मामलात को संभाले। उन्हें एक दफ्तर चाहिए था और उन्होंने सिलिकॉन वैली की महंगी जिंदगी के बजाय सांता क्रूज का इंतखाब किया ताकि काम और जिंदगी में तवाज़ुन रहे। और सबसे अहम, उन्हें इंडस्ट्री के अंदर के लोगों की जरूरत थी, है ना? जी, ये बहुत जरूरी था। रैंडोल्फ लॉस वेगस में वीडियो डीलर्स की एक कॉन्फ्रेंस में गए और वहां मिच लो से मिले, जो एक वीडियो स्टोर के मालिक थे। मिच को इंडस्ट्री की हर ऊंच नीच का पता था। वो बाद में टीम का एक बहुत अहम हिस्सा बने। और पैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ सिलिकॉन वैली का एक मशहूर उसूल सामने आता है, OPM, यानी अदर पीपल्स मनी। दूसरे लोगों का पैसा। जी, रीड हेस्टिंग्स ने शुरू में तकरीबन $2 मिलियन अपनी जेब से लगाए, लेकिन वो सिर्फ अपने पैसे पर इन्हिसार नहीं करना चाहते थे। वो बाहर से भी सरमायाकारी चाहते थे ताकि इस ख्याल की साख को परखा जा सके। मतलब अगर दूसरे तजर्बाकार सरमायाकार पैसा लगाने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि आइडिया में दम है। बिल्कुल वही। तो फंडिंग इकट्ठा करना आसान रहा होगा? रीड हेस्टिंग्स का नाम तो पहले ही बड़ा था। बिल्कुल नहीं। उनकी पिच की कहानी खुद एक दास्तान है। उन्होंने अपना आइडिया अलेक्जेंडर बल्कैंस्की नामी एक डीवीडी टेक्नोलॉजी के माहिर को पेश किया। अच्छा। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद साफ कह दिया, दैट विल नेवर वर्क। वाह, यानी किताब का उन्वान ही एक हकीकी रद्द अमल से आया है। लेकिन उस माहिर ने ऐसा क्यों कहा? क्या वजह थी? बल्कैंस्की का कहना था कि स्ट्रीमिंग मुस्तकबिल है। जल्द ही लोग इंटरनेट पर फिल्में डाउनलोड करेंगे और डीवीडी जैसी फिजिकल चीजें मतरूक हो जाएंगी। इसलिए डीवीडी बजरिया डाक के बिजनेस में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन एक मिनट, जो माहिर कह रहा था वो तो तकनीकी तौर पर सही कह रहा था। स्ट्रीमिंग ही तो मुस्तकबिल था। क्या रैंडोल्फ और हेस्टिंग्स सिर्फ खुशकिस्मत नहीं थे कि इस स्ट्रीमिंग को आम होने में 10 साल लग गए? ये एक बेहतरीन नुक्ता है, और रैंडोल्फ और हेस्टिंग्स इस बात से मुत्तकिक भी थे। वो जानते थे कि तवील मुद्दत में बल्कॉन्स्की दुरुस्त हैं। तो फिर वो आगे क्यों बढ़े? उन्होंने मुस्तकबिल के खौफ से हाल के मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उनका मानना था कि स्ट्रीमिंग को आम होने में अभी कई साल लगेंगे और इस दरमियानी वक्त में डीवीडी बजरिया डाक एक बहुत बड़ा मौका है। ये तवील मुद्दती विजन और कलील मुद्दती हकीकत पसंदी के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन था। सही। और उन्हें खानदान और दोस्तों से भी पैसे मांगने पड़े। जी, यहाँ तक कि रैंडोल्फ ने अपनी वालदा से भी पैसे मांगे, जो इस बिजनेस की कहानी में एक बहुत ही ज़ाती और जज्बाती पहलू शामिल करता है। तो पैसा आ गया, टीम बन गई, अब काम शुरू हुआ। किताब में उनके कल्चर के बारे में भी बात की गई है। आजकल तो नेटफ्लिक्स का कल्चर बहुत मशहूर है। उसकी बुनियाद कैसे रखी गई? ये हिस्सा बहुत अहम है, क्योंकि कल्चर और नाम रखने जैसे मौज़ूआत अक्सर जल्दी में ख़त्म कर दिए जाते हैं। सही। बैंक में $1.9 मिलियन के साथ वो एक होटल के कमरे से निकलकर एक मामूली से ऑफिस पार्क में मुंतकिल हुए। वहाँ का कल्चर मुफ्त खानों या गेम रूम्स के बारे में नहीं था। सबने कम तनख्वाह पर काम कबूल किया था,
क्योंकि वो एक बड़ा मसला हल करने आए थे। रैंडोल्फ ने इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है, बैकपैकिंग वाली, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो स्टार्टअप कल्चर का मुआवजा एक बैकपैकिंग चिप से करते हैं। जब आप पहाड़ों में दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप अपने माहिर नक्शा खां दोस्त को ये नहीं बताते कि हर कदम कहाँ रखना है। आप सिर्फ मंजिल बताते हैं। बिल्कुल, आप उसे मकसद बताते हैं, हमें इस चोटी पर पहुंचना है, और फिर उस पर भरोसा करते हैं कि वो रास्ता खुद तलाश कर लेगा। नेटफ्लिक्स का इब्तदाई कल्चर यही था। माहिर लोगों को भर्ती करो, उन्हें मकसद बताओ और फिर उनके रास्ते से हट जाओ। कोई मुकर्ररा औकातकार नहीं, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं। जी, और सोचने की बात यह है कि ये कल्चर आज भी नेटफ्लिक्स की पहचान है। ये जो हम सुनते हैं कि वहाँ मुलाजमों को लामहदूद छुट्टियां मिलती हैं, उसकी बुनियाद इसी इब्तदाई सोच पर रखी गई थी। कि माहिर लोगों पर भरोसा करो और उन्हें अपना काम करने दो। बिल्कुल, ये कल्चर अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बना था, लेकिन इनके सामने अमली रुकावटें भी बहुत थीं। जैसे कि अमेरिका में दस्तयाब तमाम डीवीडीज का डेटाबेस बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जी, उन्होंने ऑल मूवी गाइड नामी कंपनी से डेटा लाइसेंस करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े जो इनके हक में बिल्कुल नहीं था। ये इस बात की याद दहानी है कि शुरुआत में आपको अक्सर समझौते करने पड़ते हैं। और आखिर में नाम। नेटफ्लिक्स आज एक घरेलू नाम है, लेकिन क्या ये हमेशा से यही था? नहीं, ये भी एक लंबी बहस थी। उनकी कंपनी का नाम तकरीबन सिनेमा सेंटर रखा जाने वाला था। सिनेमा सेंटर? जी, दूसरे ऑप्शंस में रीप्ले और डायरेक्ट पिक्स भी थे। आखिरकार नेटफ्लिक्स पर इत्तेफाक हुआ, जो इंटरनेट और फ्लिक्स का मजमुआ था। शुरू में इन्हें भी ये नाम थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन ये उनके मुस्तकबिल के विजन को जाहिर करता था। तो इस सारी कहानी को समेटते हैं, इसका असल मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखें, नेटफ्लिक्स की पैदाइश की कहानी किसी एक ज़हीन ख्याल की कहानी नहीं है। ये मुसलसल बहस, सादा मगर मौसर टेस्टिंग, मुस्तरद किए जाने के बावजूद हिम्मत ना हारने और एक ऐसा कल्चर बनाने की कहानी है जो लोगों पर भरोसा करता है। ये जाहिर करता है कि जिद्दत तराजी जब करीब से देखी जाए तो अक्सर बेतरतीब और अफरा तफरी से भरी नजर आती है। जी, ये एक बड़ी छलांग के बजाय छोटे सोचे समझे इकदामात का एक सिलसिला है। और वो ख्याल जो कभी काम नहीं करेगा, अक्सर सिर्फ सही वक्त, सही टेक्नोलॉजी और एक ऐसी टीम का मोहताज होता है जो ये मानने से इनकार कर दे कि ये नामुमकिन है। से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले करने की वजह से थी। तो आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। किताब में इस माहिर की तरफ से मुस्तरद किए जाने का जिक्र है, जिसने पेशगोई की थी कि स्ट्रीमिंग डीवीडी को मुतरूक कर देगी। और बानियन उससे मुत्तफिक भी थे। जी, वो मुत्तफिक थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तो ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, एक जिद्दत पसंद को कैसे पता चलता है कि माहिरीन की तनकीद कब सुननी है और अपना रास्ता बदलना है, और कब उसे नज़रअंदाज करके मौजूदा लम्हे के लिए अपने मंसूबे पर आगे बढ़ना है।